जमाने का इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक घूमता रहता था और कहीं भी एक जगह खुद को सेटल नहीं रखता था। इधर उधर घूमने का ये सिलसिला इंसान ने लगभग 2 लाख साल तक किया। फिर धीरे धीरे इंसान एक जगह सेटल होने लगा। जहाँ पर वो सेटल होते थे वहाँ का क्लाइमेट, वेदर और एनवायरनमेंट उन्हें काफी सूट करता था और फिर वही सालों साल कई जनरेशन तक एक ही जगह पर सेटल होने लगे, यानी इंसान अपनी कॉलोनीज बनाने लगे। रिसर्चर्स की माने तो ह्यूमन में जिसने सबसे पहले माइग्रेट किया था वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे और इस स्पीशीज की ये खासियत थी कि इन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के सेटल होने की कोशिश की। बुल्गारिया के एक केव में 1.4 मिलियन ईयर्स पुराना होमो इरेक्टस का दांत पाया गया था और ऐसी ही कई जगह जैसे जॉर्जिया, फ्रांस और मेनलैंड ऑफ यूरोप में भी रिसर्चर्स ने होमो इरेक्टस के दांत पाए और उस दांत से ये कंक्लूजन निकाला गया कि होमो इरेक्टस पूरी दुनिया में घूम घूम कर रहते थे और कहीं भी एक जगह सेटल नहीं होते थे। अगर हम रिसर्चर्स की माने तो ब्रिटेन में 2 मिलियन साल पहले ह्यूमन ने अपने कदम रखे थे और जहां पर सबसे पहले ह्यूमंस ने अपने कदम रखे थे प्रेजेंट टाइम में वो हिस्सा नेदरलैंड्स में आता है। नॉर्थ नॉरफॉल्क के बीच पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च करना शुरू की तो उन्हें उस रिसर्च में कई सारे टूल्स मिले और इसके अलावा उन्हें मैमथ के दांत भी मिले। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यूरोप में सबसे पहले कदम होमो निएंडरथल्स ने ही रखा था। होमो निएंडरथल्स ही फर्स्ट बॉर्न यूरोपियन थे। होमो निएंडरथल्स ज्यादातर जर्मनी, फ्रांस, वेल्स, इसराइल से स्प्रेड होते हुए पूरे वेस्टर्न यूरोप तक अपना डेरा जमाए हुए थे। होमो निएंडरथल्स की तरह ही होमो हाइडेलबर्गजेनेसिस कुछ 5 से 6 लाख साल पहले मिडिल यूरोप में आए थे, लेकिन ये स्पीशीज 2 लाख साल में ही पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई या मर्ज हो गई। वक्त के साथ साथ ह्यूमंस में कई सारे चेंजेस और डेवलपमेंट आए और ह्यूमन की एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज को ओवरलैप भी किया, लेकिन जितने भी यूरोपियंस हैं सब अपने अंदर होमो निएंडरथल्स के जीन को कैरी करते हैं। जब होमो सेपियंस यूरोप की तरफ बड़े होंगे तो उन्होंने होमो निएंडरथल्स को आउटलिव कर दिया होगा, चाहे उनका मारकर, चाहे उनको जेनोसाइड करके या चाहे उनको खाकर। रिसर्चर्स को होमो निएंडरथल से रिलेटेड टूल्स और टीथ जो मिले हैं वो 30,000 साल पहले की हैं, यानी होमो निएंडरथल्स आज से 30,000 साल पहले तक एग्जिस्ट करते थे। मे बी उसके बाद होमो सेपियंस ने टेक ओवर कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10,000 सालों से यूरोप में होमो सेपियंस का ही राज है। होमो निएंडरथल्स के एंड से और हिस्ट्री की बिगनिंग से यूरोप के सेटलर्स में काफी ड्रास्टिक चेंज आया है और ये चेंज फिजिकल और कल्चरल दोनों में देखने को मिलता है। यूरोपियन के ओल्डेस्ट जीनोम के बारे में तब पता चला जब रिसर्चर्स को सदर्न रशिया की रिवर डॉन पर 37,000 साल पुराना एक हेड पार्ट मिला जिसके फेस का शेप स्क्वायर था। रिसर्चर्स ने इसे कोस्तेनकी का नाम दिया। कोस्तेनकी के जीन और आज के यूरोपियन की जीन का स्ट्रक्चर और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर था। वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न एशियन के जीन में भी काफी सिमिलैरिटीज मिलती हैं और दोनों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी सिमिलर थे, जैसे थिक हेयर, टूथ शेप और हेवी स्वेट ग्लैंड्स। निकोलाई परिसितोव जो कि रशियन आर्टिस्ट था, निकोलाई मैमथ के बोन से ज्वेलरी और स्कल्पचर बनाता था और 2008 में रॉ मटेरियल की सर्च के दौरान उसे 40,000 पुरानी ह्यूमन की थाई बोन यानी फीमर मिली और उसने ये फीमर स्वांते पाबो और उसकी टीम को दे दी। स्वांते पाबो की टीम ने फीमर के डीएनए पर कंप्लीट रिसर्च की और इसका नाम उस्त इशिम रखा। रिसर्च में ये पता लगा कि इस डीएनए में ईस्टर्न एशियन और वेस्टर्न यूरोपियन के डीएनए जैसी सिमिलैरिटीज हैं। स्वांते पाबो को रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न एशियन के एंसेस्टर्स उस्त इशिम ही है। ओवर द इयर्स ह्यूमन में कई सारे मेजर चेंजेस आए, चाहे वो कल्चरल हो या सोशल। आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन ने फार्मिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था और कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने में भी लगे थे, जैसे डॉग्स, कैट्स, गोट, शीप, स्वाइन, हैन एटसेट्रा। ह्यूमंस ने कई सारे प्लांट्स और क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए थे। फार्मिंग ह्यूमंस ने एग्जैक्टली किस वजह से शुरू की, ये चीज अभी तक किसी भी रिसर्चर्स को नहीं मालूम है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन में कई सारे चेंजेस आने लगे। ह्यूमंस में जीन्स का मल्टीप्लिकेशन और एक्सपेंशन होने लगा था। जीन्स में सलाइवरी एमिलेस जैसे एंजाइम्स आने लगे थे जो बॉडी में मौजूद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। कुछ लोगों में सलाइवरी एमिलेस की 18 कॉपीज होती हैं तो कुछ में 18 से कम होती हैं।
चिंपैंजी में लेकिन सिर्फ 2 ही कॉपीज पाई जाती हैं। एमिलेज का काम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना होता था और फिर इन्हें डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाने का काम होता था, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। कुकिंग करना ह्यूमंस ने कब से स्टार्ट किया, इसके बारे में भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन रिसर्चर्स की अगर माने तो ह्यूमंस ने कुछ 30,000 साल पहले ही कुकिंग की शुरुआत की थी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आने से हंटर गैदरर्स वाइप आउट हो चुके थे और लोगों ने फार्मिंग को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त भी लोगों के खाने में वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के फूड आइटम देखने को मिलते थे। धीरे धीरे फार्मिंग सारे कॉन्टिनेंट में वायरस की तरह फैलने लगी थी और हर कोई फार्मिंग ही करने लगा था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग फार्मिंग की शुरुआत शायद मिडिल ईस्ट से शुरू हो गई। आज की डेट में फार्मिंग पूरी तरह से इंडस्ट्रियल हो गई है और फार्मिंग को कई बड़े बड़े कॉरपोरेशन कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, मेनली दूध, लोग काफी कंज्यूम करने लगे थे, लेकिन हर कोई दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। हम सबकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेज कहते हैं, जो LCT नाम के जीन से एनकोडेड होता है और जिसका मेन काम है दूध को डाइजेस्ट करना। छोटे बच्चों में लैक्टेज ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लैक्टेज की एक्टिविटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से हम दूध उतना पसंद नहीं करते और हमें इसे डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। आज के मॉडर्न इरा में हर कॉन्टिनेंट का फूड सिस्टम अलग अलग है और हर कंट्री में आपको क्विजीन में डाइवर्सिटी भी मिलेगी। फूड सिस्टम के अलावा मॉडर्न ह्यूमंस में जो डिफरेंसेस हैं वो स्किन कलर का है। हर कॉन्टिनेंट में आपको अलग अलग स्किन कलर के लोग मिलेंगे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स और इंडियन ओशन आइलैंड के पार्ट्स में आपको डार्क स्किन के लोग मिलेंगे। वहीं स्कॉटलैंड और स्वीडन के कुछ हिस्से में आपको पेल स्किन कलर के लोग मिलेंगे। वहीं ज्यादातर यूरोपियन आपको ब्लॉन्ड मिलेंगे जिनकी आंखों का कलर ब्लू मिलेगा और स्किन का कलर पेल होगा, और कुछ यूरोपियन आपको रेड हेडेड मिलेंगे। ऐसा मेनली जीन म्यूटेशन की वजह से ही होता है और इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि DNA में चेंजेस होते हैं और इसी वजह से ह्यूमंस में भी चेंजेस आते रहते हैं। हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि DNA चेंज होने की वजह से ही हमारे अंदर ओवर द ईयर कई सारे चेंजेस आने लगे। हम पहले हंट करते थे और ऐसे ही अनकुक्ड फूड खा लेते थे, फिर हमारे DNA में चेंज आया और हम एग्रीकल्चर करके खाने लगे और फूड को कुक करने लगे। ह्यूमन हिस्ट्री पूरी तरह से DNA पर ही डिपेंड है, या यूं कहें पूरी हिस्ट्री DNA के हिसाब से चलती है। जो आज जिंदा है कल उसे लोग भूल जाएंगे, लेकिन उसका DNA हमेशा रहेगा। यूरोपियन भी इवॉल्व हुए और बढ़ते ही गए। पहले ट्राइब्स बनी, फिर स्टेट बना और फिर बाद में यूरोपियन एम्पायर बना। यूरोपियन एम्पायर भी धीरे धीरे बढ़ता और एक दिन ऐसा भी आया जब यूरोपियन एम्पायर भी खत्म हो गया। यूरोपियन एम्पायर के आने से फायदा हुआ कि कई जगह पर मॉडर्न चेंजेस आने लगे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूरोपियन एम्पायर ने मॉडर्न ह्यूमन की नींव रखी। दीज अमेरिकन लैंड्स। अमेरिका की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। अमेरिका में जेनेटिक्स, कल्चरल, पॉलिटिकल पिक्चर को डिफाइन अमेरिका में आए इमिग्रेंट्स और स्लेव्स करते हैं। स्लेवरी की वजह से अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ी। अफ्रीकन अमेरिकन जेनेटिक के बारे में आपको कई सारे राइटर्स अलग अलग स्टोरी बताएंगे, लेकिन सही मायने में अफ्रीकन अमेरिकन जेनेटिक स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्लैनेट पर सारे रीजन यूनिक हैं, लेकिन अमेरिका में अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं और शायद इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स ज्यादा रहते हैं। 15वीं सेंचुरी के दौरान अमेरिका में यूरोपियन लोगों का ज्यादा दबदबा था और उस वक्त उन्हें इंडियन या नेटिव अमेरिकन कहा जाता था। यूरोपियन अमेरिका में कैसे आए और क्यों आए, इसकी वजह किसी को भी अभी तक क्लियरली नहीं पता है, लेकिन इतना लोगों को मालूम है कि सबसे पहले अमेरिका के नॉर्थ साइड में ही इमिग्रेंट्स आने लगे थे। 30,000 साल पहले अलास्का रशिया से सेपरेट हो गया था और जिसकी वजह से रशिया और अमेरिका में रहने वाले लोग एक दूसरे को दूर से ही देख सकते, यानी अलास्का के अलग होने से अमेरिका और रशिया के बीच की दूरी सिर्फ 2 मील रह गई थी। पहले हमारी अर्थ आज के मुकाबले ज्यादा ठंडी हुआ करती थी और मई जून में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुआ करती थी और अलास्का में भी हद से ज्यादा